देखना बेटा, सही है। गुड इवनिंग बच्चों। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, और मेरे लिए तो ये भी खुशखबरी है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए और आपके सेंटर अलॉट हो गए, और आप लोग अपने अपने सेंटर के हिसाब से क्लासेस के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एक दो बातें मैं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ 400 या 500 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उन पोर्शन से क्वेश्चन कर सकूं जिन पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, या फिर मुझे जो लग रहा है कि क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इन 4 दिनों में, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये कितनी देर तक चलेगा। तो जब तक 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते तब तक ये टॉपिक चलेगा, और हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। पहला काम करना है कि हमें कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप किसी भी समय पर इस वाले पूरे पार्ट को लीव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वन थिंग। दूसरी चीज़ आपसे बात करनी थी कि ऐसे समय पर अपना पूरा ध्यान अपने रिवीजन पे लगाइए। जितना भी मौका मिल रहा नया मत पढ़िएगा, पूरा रिवीजन पे ध्यान लगाइएगा, और हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ ही देखिएगा। ये 400 क्वेश्चन एंड होने के बाद या इसी के साथ मैं आपको पीडीएफ में मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के, वो देने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दे दूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं उसका पीडीएफ भी क्रिएट करवाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि टाइम वेस्टेज मेरा कभी कोई उद्देश्य नहीं है। ना मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए ही परफेक्ट हूँ, या फिर यही बताना चाह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैं उन क्वेश्चन के साथ आपको गेट टुगेदर कराने की कोशिश में हूँ जो मुझे लगते हैं कि जिन पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत क्लेवर स्टडी चाहिए होती है, हमें बहुत फोकस होकर के पढ़ना होता है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। और इसी के साथ मैं अपना टॉपिक आपके साथ शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन प्रिवेंटिंग द सीड डॉर्मेंसी। आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए और मुझे जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी करते जाइएगा। मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर वाला करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार्मोन प्रिवेंटिंग द सीड डॉर्मेंसी, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, और इसमें मैं कैसे प्रोसीड करूँगा। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है, साइटोकाइनिन है। इनमें सारे के सारे हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट हार्मोन इज अ जिब्रेलिन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, द बेस्ट हार्मोन इज अ जिब्रेलिन। तो आप जिब्रेलिन की तरफ याद रखेंगे। इट इज़ फॉर द सीड ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। और सीड डॉर्मेंसी नया टॉपिक है जो आपके साथ ऐड हुआ है। तो जो लोगों ने आंसर इसका सीड डॉर्मेंसी दिया था, यस, उनका आंसर ठीक है। इसमें क्यों नहीं आ रहा? ओके, एक मिनट। ओके, तो आंसर वॉज जिब्रेलिन। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, हार्मोन वाले पोर्शन से आपको याद रखना पड़ेगा। हार्मोन वाले पोर्शन, साथ साथ में मैं इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाते जा रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा इथाइलिन पे फोकस करना है। इथाइलिन को अच्छे ढंग से पढ़ना है। इसके 14 या 15 फंक्शन हैं। इथाइलिन के रेस्पेक्ट में आपको ऑक्सिन के फंक्शन देखने हैं और साइटोकाइनिन के फंक्शन देखने हैं। ये 3 तो कभी आप भूलिएगा मत। बाकी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आप क्वेश्चन करते आए हैं। अगला क्वेश्चन आया दूसरा, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज। जाइगोट बनाने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? क्या ये क्लिस्टोगैमी है, क्या सिंगैमी है, क्या जीनोगैमी है, क्या ऑटोगैमी है? बहुत सिंपल जवाब है, क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं है।
सिंगेमी का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन, और याद रखना फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फर्टिलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये आपको पढ़ना है जाके चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, और दूसरा आपको पढ़ना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। आप इसे कैसे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप। प्लांट ग्रुप में 5 लोग हैं, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ। एल्गी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, फंजाई में कुछ फंजाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ज़्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तक इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर इसके बाद फिशेस में कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल, एम्फीबियन में एक्सटर्नल, ठीक है। इसके बाद रेप्टाइल इंटरनल, बर्ड्स इंटरनल, मैमल इंटरनल। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन आपको ध्यान देना है। आगे चल जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आया, इस पे ध्यान दीजिए, जल्दी से ध्यान दीजिए। When organism in the same class but not in the same family, there is a tax there. What is the taxonomic term used is? याद रखना, अगर बेटा लिविंग वर्ड से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें स्पीसीज, जीनस के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हर्बेरियम के क्वेश्चन हो सकते हैं, और साथ में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 3 जोन है लिविंग वर्ड के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो टैक्सा, चलिए टैक्सा देखिए क्वेश्चन, व्हेन ऑर्गेनिज्म इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, द टैक्सोनॉमिक टर्म यूज्ड एज। इसके लिए क्या टैक्सोनॉमिक टर्म यूज करेंगे? यस, देखिए सबसे नीचे होती है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास। अब बोल रहे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं लेकिन सेम फैमिली को बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब सेम जीनस को भी बिलोंग नहीं करते, स्पीसीज को भी नहीं बिलोंग करते। तो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं बट नॉट द सेम फैमिली, दीज आर नोन एज ऑर्डर। आंसर आएगा इसका ऑर्डर, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन 4 आता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बताइए व्हाट इज द इनिशिएशन कोडॉन फॉर मिथियोनिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने रखने की कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। बताइए इनिशिएशन कोडॉन क्या हो सकता है? सबको मालूम है, इट इज AUG। बेटा इसी के साथ आपको स्टॉप कोडॉन अभी नोट कर लेने चाहिए, और स्टॉप कोडॉन के एग्जाम्पल याद रखना। उआ UAA, उगा UAG, उआ उग उगा UGA, उआ उग उगा। इनके तीनों के नाम याद रखिएगा, दीज आर नोन एज ओकर, अंबर, ओपन। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एंट्री मारते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन वाटर हाइसिंथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ। बताइए वाटर हाइसिंथ क्या है? ऑफसेट है, सकर है, स्टोलोन है, राइजोम है। व्हाट इट इज? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सबको मालूम है कि वाटर हाइसिंथ इज अ ऑफसेट। ये क्वेश्चन क्यों आने के चांसेस हैं? क्योंकि इसका नाम कई जगह पर आएगा। एक तो बेटा ऑफसेट में आएगा, दूसरा आपको आएगा फॉर द टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। तो याद रखना मॉर्फोलॉजी से भी इंपॉर्टेंट है और ये रिप्रोडक्शन से भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो वाटर हाइसिंथ का एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को देखिए, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें बोलते हैं? साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं इन 4 दिनों में अलग अलग साइंटिस्ट पूछने की कोशिश करूंगा। वैसे अभी मैंने पूछा हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, आपका जवाब क्या आना चाहिए? आप लोग जल्दी से बताइए। इट इज रामदेव मिश्रा। वेरी गुड, शाबाश। जिन लोगों के भी क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत। मैं जल्दबाजी में क्यों हूँ, जल्दी में क्यों? मैं आपका लेस टाइम लेना चाहता हूँ, बहुत कम समय लेकर के आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। और एक बात, इनके PDF भी आपको इसी वीडियो के साथ अटैच करवा दूंगा, तो आपको इनके PDF भी इसी वीडियो के साथ मिल जाएंगे। सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते जाइए। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स बेसिकली बिलोंग टू विच कंट्री। देखिए याद रखिएगा, फूम वाला क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्स किस बेटा कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कहाँ पर आर्केटा मार्स कहाँ पर बनाया गया था? ये इवोल्यूशन ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर से है, यानी कि हम लोगों ने बोला था इन्वायरमेंटल इशूज से। याद रखना इसका आंसर है USA।
इन्होंने सार्थ मार्शलैंड को कंबाइन कर दिया था और सीवेज ट्रीटमेंट के साथ साथ वहाँ डाइवर्सिटी भी मेंटेन की थी, बहुत सारी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन की थी। और इस तरीके से फोम दे बिलोंग टू दे बिलोंग टू यूएसए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन सेल डिवीजन से जरूर आएगा, मेरा ये मानना है। और सेल डिवीजन में भी मियोसिस और मियोसिस में भी प्रोफेज, और प्रोफेज फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रोफेज फर्स्ट के पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल क्याज्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब बताओ क्याज्मा फॉर्मेशन कहां पर होता है? पहली बात तो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में होता है, और प्रोसेस फर्स्ट के अपने 5 सब स्टेट हैं, आपको याद होगा। यस, इट इज यस, आप इनके पांचों के पांचों स्टेज एक एक करके बेटा पढ़ लीजिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ओके, जाइगोटीन, डिप्लोपैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। इनके पांचों स्टेज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो सेल डिवीजन में तो प्रोफेज की पांचों स्टेज पढ़ लीजिएगा, जिसमें प्रोफेज में क्याज्मा फॉर्मेशन प्रोफेज फर्स्ट में ही हो रहा है। ओके, आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल सही है, निवेदिता कह रहे हैं कि डिप्लोटीन ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, एकदम सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, कोलियोराइजा आर एडजेसेंट टू। कोलियोराइजा किसके एडजेसेंट होते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। आपको बताने की कोशिश की गई थी कि भाई 2 कॉटिलेडन्स हो सकते हैं। आपको याद होगा मेज का स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर, ओके। तो ये तो रहा आपका, ओके, दिस इज अ स्कूटेलम। इसके बाद आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस थी। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर थे। अगर ऊपर की तरफ था सूट अपेक्स, नीचे की तरफ था रेडिकल को कवर करते थे कोलियोराइजा, याद रखना, और सूट अपेक्स को कवर करते थे कोलियोप्टाइल। तो आपसे पूछा गया है कि कोलियोराइजा, कभी भूल जाएं तो कैसे याद रखेंगे? राइजा का मतलब ही होता है रूट, और रूट किससे बनती है बेटा? रेडिकल से। तो रेडिकल की तरफ से कोलियोराइजा प्रेजेंट होगा। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा भाई रेडिकल। यस, सेकंड। 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, दैट इज रेडिकल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जाओ और समझते जाओ। 9वां क्वेश्चन के बाद, हाँ मैं फिर से बता दूं, आपको एक क्वेश्चन सीड से मिलने वाला ही है, आप ये ध्यान रहो। या तो वो सीड से पूछ सकते हैं, उसके एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बारे में, कॉटिलिडन के बारे में, या स्कूटेलम के बारे में। बहुत सालों तक स्कूटेलम का क्वेश्चन आता रहा है। लगते सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्कूटेलम से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको पार्थिनो क्या है, पार्थिनो कार्पी वाले सीड, फ्री वाले सीड, बिना सीड वाले फ्रूट पूछ सकते हैं। तो याद रखना, सीड का स्ट्रक्चर आप सही ढंग से देख के जाएं। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इन्वेसिव स्पीसीज। इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो नॉन इन्वेसिव स्पीसीज है? जवाब दीजिएगा। नॉन इन्वेसिव का मतलब है जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, इन्वेजन की तरह ना हो। जैसे मैं जानता हूं इकॉर्निया जब कभी भी बेटा तालाब में ग्रो करता है तो पूरा तालाब को ढक लेता है। ऐसी ग्रोथ जब पूरा तालाब ढक जाए, इट इज नोन एज इन्वेसिव ग्रोथ। तो याद रखना, इन्वेसिव ग्रोथ वो प्लांट करते हैं जो बेटा एक्सोटिक स्पीसीज है, एंडेमिक नहीं, एक्सोटिक, बाहर से आए हैं। और इनमें से पार्थेनियम बाहर से आया है, लैंटेना बाहर से आया है, आइकॉर्निया ये भी बाहर से आया है। तो जितनी भी बाहर से आने वाली स्पीसीज होती हैं उनका नेचुरल प्रेडेटर हमारी इंडिया में नहीं होता, और नेचुरल प्रेडेटर अगर हमारी इंडिया में नहीं होता तो उनकी ग्रोथ इन्वेसिव होती है। और ये है ऑसिमम, तुलसी माता, तुलसी। ऑसिमम की ग्रोथ इन्वेसिव नहीं है, ग्रोथ है इनकी इन्वेसिव, पार्थेनियम की, लेंटेना की, आइकॉर्निया की। एंड दैट्स व्हाई दे आर यस एलियन स्पीसीज। इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं ये बाहर के स्पीसीज हैं, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज। और ये जो एग्जॉटिक स्पीसीज हैं ये इंडेमिक स्पीसीज की डेथ तक कर देती हैं, मार देती हैं उन्हें। ओके, तो याद रखना 10वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 11वां क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज यूज्ड इन टी प्लांटेशन। और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखवाया है।
याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब हमेशा आप लोग गलत देते हो, ज्यादातर बच्चे। ओके ओके, प्रिंस पवन कर रहे हैं, सॉरी सर आई हैव टू गो। ओके प्रिंस, कोई बात नहीं, आप जाओ। आगो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज यूज्ड इन टी प्लांटेशन? कौन सा प्लांट हार्मोन है जो टी प्लांटेशन में यूज होता है? इस क्वेश्चन का जवाब लोग जनरली गलत करते हैं, क्योंकि टी प्लांटेशन वाला क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में जब देखने जाते हो तो टी प्लांटेशन वाला क्वेश्चन एपिकल डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में दिया गया है, एपिकल डोमिनेंस। और याद रखना एपिकल डोमिनेंस में लेंथ बढ़ती है, यानी लंबाई बढ़ती है, लंबाई हैज नहीं बनती। याद रखना एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन की जरूरत है। अगर ऑक्सिन रहा तो पौधा लंबाई में बढ़ेगा, और हमें लंबाई में नहीं बढ़ाना है, हमें टी प्लांटेशन करते वक्त हेज मेकिंग करनी है, और हेज मेकिंग में हमें एपिकल डोमिनेंस को अपोज करना है, और एपिकल डोमिनेंस को अपोज करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, इसलिए इसका जवाब साइटोकाइनिन होगा। आप लोग ऑक्सिन लगाते हो, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का आंसर अभी भी ऑक्सिन आ रहा। ऑक्सिन मत लगाइएगा, कौन सा हार्मोन है जो टी प्लांटेशन में यूज होगा? इट इज अ साइटोकाइनिन, बिकॉज साइटोकाइनिन जो होगा वो एपिकल डोमिनेंस का अपोज करेगा, इसलिए 11वें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू डाइकॉट लीव्स? जल्दी बताइए डाइकॉट लीव्स का क्या क्या फीचर हो सकता है? यस, बुलीफॉर्म सेल मोनोकॉट में पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होता है। स्टार्च सीथ ये बेटा स्टेम में पाई जाती है, नॉट इन लीफ। और बीन शेप्ड गार्ड सेल, इस तरीके की गार्ड सेल रखना ये बेटा डाइकॉट लीफ का काम है। तो बताओ प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल और बीन शेप गार्ड सेल ये पाई जा सकती हैं डाइकॉट लीफ में, इसका आंसर होगा 2nd and 4। और इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनाटॉमी में आप लोग लीफ का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डाइकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये 3 स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और हो सके तो सेकेंडरी ग्रोथ भी आपको अच्छे से पढ़नी है, सेकेंडरी ग्रोथ बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मैंने अभी इस वाले 100 क्वेश्चन में लीफ का स्ट्रक्चर लिया, अगले बारे में मैं रूट का स्ट्रक्चर लूंगा। तो इन 4 दिनों में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ। आप लोग आते रहिएगा, समझते रहिएगा, टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे, जितने जल्दी हो सके क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 ये देख लो बेटा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। याद रखना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स के एग्स जो थे बेटा वो टूटने लगे थे, अंडे टूटने लगे थे। याद करो ये प्रोसेस डीडीटी के बेटा बायोमैग्निफिकेशन की वजह से हुआ था। तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गई थी बर्ड्स में, और बर्ड्स के अंडे टूटने लगे थे। तो याद रखना पॉल्यूशन में डीडीटी और बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसका आंसर डीडीटी होगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आता है। इसे देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, लार्ज एंड सील्ड शेप। ये क्वेश्चन नीट में 3 बार पूछा जा चुका है, नीट में 3 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। तो लगते सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल ही आना है पेपर। तो लार्ज सील्ड शेप इज कॉटिलेडॉन प्रेजेंट इन द मोनोकॉटिलेडन सीड। मोनोकॉट के सीड में जो सिंगल कॉटिलेडन होता है उसका नाम क्या होता है? नोन एज एलुरॉन लेयर, हाइलम, स्कूटेलम, पॉलीप्टाइल। क्या एग्जांपल आंसर होगा? स्कूटेलम आंसर होगा, स्कूटेलम दैट इज 3rd। यानी मोनोकॉट का जो सीड होता है, मोनोकॉट का जो सीड होता है उसके कॉटिलेडन का नाम स्कूटेलम होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से भी है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए और जवाब दीजिए। एल्विगो को बताइए, एल्विगो क्या है, एनाबीना क्या है, डेस्मिड्स क्या है, अस्टिलागो का है क्या है। सबसे पहले तो देखो एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
एल्विगो बेटा फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। आपको याद होगा फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, राम कैन पॉज एक्ट, यस, राइजोपस एल्बुगो म्यूकर, ये है फाइकोमाइसिटीज। क्लेविसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, ये है बेटा एस्कोमाइसिटीज। पक्सीनिया अगेरिकस अस्टिलागो, ये है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। एसिटल इट इज ओके, कॉलिटोट्राइकम टाइकोडर्मा और अल्टरनेरिया, ये एग्जाम्पल है बेटा तुम्हारे ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो इन एग्जाम्पल को लर्न करिएगा। इसके बाद डेस्मिड्स, दे आर द क्राइसोफाइडा, और अस्टिलागो इट इज बेसिडियोमाइसिटीज। आप देखेंगे ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर रहा है, इसे सही ढंग से देखिए और आगे बढ़ जाइए। शाबाश, बहुत सारे लोगों के जवाब अच्छे हैं। मौर्य शिवम, निवेदिता शर्मा, श्वेता लोधी, वेरी गुड। एजाज अहमद, अनुपम सक्सेना, अंकित सिंह, सुशील कुमार, जितेंद्र कुमार गौतम, देव चौधरी, जितेंद्र निषाद, ओके, पूर्वांचल गेमर, मोहम्मद अजनेर, शिवम राव, आदित्य शाक्या, उस्मा आफ्ताब, सूर्या सिंह, अमिताभ राव, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए से मैं नाम लेने से बच रहा हूं और मैं क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूं। आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, अगले आधे घंटे में हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। 15 के बाद 16 आता है, स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट इज कॉज ड्यू टू, भाई साहब स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट का कारण होता है अल्ट्रावायलेट रेज। आपको मालूम है अल्ट्रावायलेट रेज में ए और बी रेज होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज के जमीन पर आने का कारण बेटा है ओजोन डिप्लीशन। तो बताइए अगर ये कैटरेक्ट किसी को हो रहा है, स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह होगी ओजोन डिप्लीशन। याद रखना उसकी वजह हो सकती है ओजोन डिप्लीशन। आगे बढ़ जाइए। स्नो ब्लाइंडनेस में कौन सा यूवी, ये आपका होमवर्क है, कौन सी यूवी, यूवी ए या यूवी वी, कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज आपको कैटरेक्ट करती हैं, ये आपका होमवर्क है, करके आइए, समझ में आइए। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया सर यूवी बी, बहुत बढ़िया। निवेदिता का भी आंसर आ गया, यूवी वर्षा का भी आंसर आ गया, यूवी मौर्य शिवम का भी आंसर आ गया, यूवी बी 100, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, टर्गर प्रेशर बिकम इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन, कब ऐसा होगा? इसे जरा समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। हमारे पास एक प्लांट है और उसके पास है सेल वॉल, प्लांट की अपनी एक सेल वॉल है। इस सेल वॉल के चारों तरफ प्रेजेंट है कि पहले अंदर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, मान लीजिए ब्लैक लाइन वाली है सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। अब हो क्या रहा है, एंडोस्मोसिस चालू हो रही है। एंडोस्मोसिस चालू हुई तो पानी अंदर आने लगा। जैसे जैसे पानी अंदर आने लगा, अंदर आता हुआ पानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फुलाने लगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने धक्का मारना चालू किया और ये धक्का लगा वॉल की तरफ। इस प्रेशर का नाम है टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, याद रखना। और टर्गर प्रेशर के अपोज में इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर वॉल भी मारने लगी, दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। तो बोलते हैं टर्गर प्रेशर बिकम इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन, जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर हो गए तो जो टर्गर प्रेशर फुला रहा था वो फूलना बंद हो जाएगा, और फूलना बंद हो जाएगा तो अंदर से जो पानी आ रहा है वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वाटर लीव द ना, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। इसका आंसर 17वें का आंसर होगा बेटा थर्ड। अब बेटा पानी अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो याद रखना जैसे जैसे पानी अंदर जाता है सेल मेम्ब्रेन फूलती है और वॉल को धक्का मारती है, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर, और उसका इक्वल एंड अपोजिट होता है वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर हो गया तो पानी अंदर आना बंद कर देगा, और पानी अंदर आना बंद कर देगा तो यही क्वेश्चन तो पूछा गया कि टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ एंटीराइनम मेजस। याद रखना एंटीराइनम से आपको याद आ गया होगा इट इज स्नैपड्रैगन। अगर ये स्नैपड्रैगन है तो बेटा आपको याद आ गया होगा कि इसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन के एक ही जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल होता है उसमें रेशियो होता है 1:2:1। ये प्योर डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट, ये प्योर रेसेसिव है, और ये बेटा इम्प्योर डोमिनेंट है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, और ये है बेटा हेट्रोजाइगस। अब इन्होंने फिनोटाइप पूछा है, तो ये रहा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल जीनोटाइप, तो ये रहेगा रेड, ये रहेगा पिंक, ये रहेगा व्हाइट। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1:2:1। याद रखना ये 18वां क्वेश्चन था। आइए 19वां क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप, यानी हेट्रोट्रॉप को कंज्यूम करने के लिए, हर्बीवोरस और डिकम्पोजर को कंज्यूम करने के लिए जो बायोमास है, अवेलेबल बायोमास होगा, वो क्या होगा? जल्दी बताइए, व्हाट विल द अवेलेबल बायोमास? जवाब दीजिए, मैं सबका वेट कर रहा हूं आंसर। जीपीपी प्लस आर, जीपीपी माइनस आर, एनपीपी, या फिर आंसर 2 and 3 बोथ? यस, निवेदिता शर्मा ने आंसर दिया 4, मोहम्मद रिजवान ने 4, कुमारी सपना ने बी, आदित्य साक्या ने 4, मोहम्मद रिजवान ने 4, अमिताभ राव ने 4, अनुज पटेल ने 4, विकास पाल ने 4, यानी सारे लोगों ने सही जवाब दिया। याद रखना, जो हर्बीवोरस और डिकम्पोजर के लिए अवेलेबल बायोमास होता है इसे बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को बेटा दिखाते कैसे हैं? इट इज नोन एज एनपीपी, और एनपीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रेस्पायरेशन घटा दो तो बेटा आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, क्योंकि इसी के बराबर ये होता है। तो याद रखना इसका आंसर 2 and 3 होगा। प्लीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए। तो अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन, इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आपने बनाया उसके बाद रेस्पायरेशन से जो हटा दिया, बनाने के बाद रेस्पायरेशन से जो हटा दिया, जो बचा, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर अदर लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आया, जल्दी बताइए। एल्गा दैट इज रिच इन प्रोटीन कंटेंट एंड यूज एज ए फूड फॉर सोर्स बाय ह्यूमन बीइंग। याद रखना, एक ऐसा एल्गी याद रखना है जिसमें प्रोटीन हो। याद रखना, ये क्वेश्चन है एससीसी का, सिंगल सेल प्रोटीन का, सिंगल सेल प्रोटीन। पर मैंने इसमें एक क्वेश्चन डाल दिया है, इसमें मैं केवल एल्गा का नाम ले रहा हूं कि आपको एल्गे के नाम देना है। कई लोग इसमें स्पाइरोगायरा और क्लोरेला दोनों एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, नहीं, स्पाइरोगायरा ये तो मल्टी सेलुलर है, यहाँ बचा क्लोरेला। क्लोरेला इसका सही आंसर होगा, आंसर विल बी द क्लोरेला। 20th क्वेश्चन का आंसर क्लोरेला होगा। आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 21 के को क्वेश्चन ध्यान से दीजिए। 21 को ध्यान दीजिए। इन सिट्रिक एसिड साइकिल FAD इज रिड्यूस टू द FADH2 इन विच स्टेप। मैं चाहता तो पूरा का पूरा आपको कोशिश कराऊं कि मैं आपको पूरी क्रेब्स साइकिल लिखूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं एक बार लिखने की कोशिश कर रहा हूं सिट्रिक साइकिल। आपको ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड मिला, पायरुविक एसिड से आपको एसिटाइल कोएंजाइम में मिला। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम में बेटा क्रेब्स साइकिल में घूमता है। याद रखना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब कभी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ता है तो सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड के बाद बेटा सिस एकोटेनिक एसिड बनता है, एकोटेनिक सिस एकोटेनिक एसिड बनता है। फिर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, फिर बनता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, फिर बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर बनता है यस सक्सिनिल कोएंजाइम, फिर बनता है सक्सिनिक एसिड, फिर बनता है फ्यूमेरिक एसिड, फिर बनता है मैलिक एसिड। याद रखना, सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बीच में FAD से FADH बनते हैं। अब मैं ये स्टेप ढूंढ रहा हूं कि कहां से FAD से FADH2 बनता है। वो होगा सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड वाला, और यहाँ पर केवल एक ही जवाब आ सकता है, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड वाला, क्योंकि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक और फ्यूमेरिक से मैलिक एसिड बन रहा है, उसी के बीच में FADH बन सकता है। और ये आंसर थोड़ा सा डेविएटेड करके आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर होगा 4th, यस सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड। वेरी गुड।
निवेदिता शर्मा बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है, पेपर कैसा लग रहा है? सर 10 के दम की तरफ मत जाइएगा, 10 के दम के क्वेश्चन ट्विस्टेड थे, वो मैं आपकी कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बना रहा था। पेपर वाकई इजी आने वाला है, ये 12 तारीख को आप मुझे खुद बताएंगे कि सर पेपर इजी था। और अगर नहीं भी इजी आया, थोड़ा बहुत टफ भी आया, तो हम पीछे 10 कदम कर चुके हैं और हमें किसी से डर नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। हम उन पोर्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सर क्रेब साइकिल इंपॉर्टेंट है। यस सर, पूरी क्रेब साइकिल जरूर पढ़ के जाइएगा, ईटीएस जरूर पढ़ के जाइएगा, क्रेब साइकिल जरूर पढ़ के जाइएगा, ग्लाइकोलिसिस जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये बात आप मान के चलिएगा। तो क्रेब साइकिल मैंने इस बार पूछ ली है, अगली बार मैं 100 क्वेश्चन में ईटीएस पूछूंगा, उसके बाद मैं एम्फीबोलिक पाथवे पूछूंगा। इसलिए इन 4 दिनों में मैं 400 क्वेश्चन, वो जो मेरे हिसाब से लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक आ जाएं। चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के बीच में FADH बन गया। अगला क्वेश्चन आया लीफी स्टेज इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की 2 स्टेज हैं। एक स्पोर जब बेटा जमीन पर गिरता है तो जमीन पर गिरने के बाद फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा, और इस प्रोटोनिमा में बड निकलती है, और वो जो बड निकलती है, इसी बड से बेटा रूट स्टेम लीफ निकलते हैं। रूट स्टेम लीफ निकलते हैं, रूट नहीं निकलते बल्कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो वो आपसे इस प्रोटोनिमा स्टेज की बजाय लीफी स्टेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं लीफी स्टेज इन फ्यूनेरिया इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। नहीं, फर्स्ट स्टेज तो प्रोटोनिमा होती है। डेवलप फ्रॉम स्पोर, नहीं, क्योंकि स्पोर से तो प्रोटोनिमा डेवलप होती। इस ब्रांच एंड फिलामेंटस स्टेज, नहीं, ब्रांच एंड फिलामेंटस स्टेज तो बेटा प्रोटोनिमा होती। बियर सेक्स ऑर्गन, यस, क्योंकि इसी में बेटा एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ब्रांच एंड फिलामेंटस तो प्रोटोनिमा होता है, ये भी नहीं होगा, तो आप इसी क्वेश्चन में मात खा गए। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब 3 दिया, 3 नहीं होगा मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब फ्यूनेरिया, इट इज अ मॉस। मॉस का मतलब है दे आर नॉट अ लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स होते तो उनका क्वेश्चन अलग होता, जैसे मार्केंसिया, और ये मॉस है, और मॉस में जो लीफी स्टेज होगी उसके पास एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया होंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूनेरिया इज अ गैमीटोफाइट। याद रखना, गैमीटोफाइट, और गैमीटोफाइट वो होते हैं जो इस दुनिया में गैमीट बनाने आए हैं, गैमीट फॉर्मिंग है। और गैमीट बनाने वाले लोगों के पास 2 तरीके के ऑर्गन हो सकते हैं, वन इज एंथ्रीडिया, दूसरा कौन सा? आर्किगोनिया। खैर, मैं यहाँ पर पढ़ाने के उद्देश्य से कम और पूछने के उद्देश्य से ज्यादा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ रहा है। इसे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्जिडिटी इन सेल। सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। स्टोमेटा ओपनिंग के लिए एक थ्योरी है, एंड दैट थ्योरी इज नोन एज पोटेशियम मैलेट थ्योरी। और इस पोटेशियम मैलेट थ्योरी में पोटेशियम जो है वो टर्जिडिटी मेंटेन करता है, तो आंसर विल बी द पोटेशियम। 23वें क्वेश्चन के बाद 24वां क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आइडेंटिफाई द ग्रोथ पैटर्न इफ द पॉपुलेशन सेल्डम ग्रो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग शायद समझ ही नहीं पाए होंगे, फिर से पढ़ रहा हूं। आपको ऐसा ग्रोथ पैटर्न ध्यान रखना है जिसमें पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जाती। तो आप ग्राफ याद करो, 2 प्रकार के ग्रोथ के, एक लॉजिस्टिक जे शेप कर्व था और एक एस शेप कर्व था। और जो जे शेप कर्व था वो बेटा कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी चला जाता था, इट इज अ जे शेप कर्व। लेकिन जो एस शेप कर्व था वो लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज के बाद बेटा स्टेशनरी फेज में जाता था। और ये जो स्पेस थी, इट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी, वो कैरिंग कैपेसिटी के नीचे ही रहता था। तो याद रखना, वो कर्व जो एस शेप होता है वो एक्सपोनेंशियल है, ज्योमेट्रिक है कि लॉजिस्टिक है, ये याद रखना है तुम्हें। तो जवाब दो, आइडेंटिफाई द ग्रोथ पैटर्न इफ द पॉपुलेशन सेल्डम, कभी भी मुश्किल से बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी जाती हो, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जाती हो, ऐसा ग्रोथ कर्व कौन सा है? इट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इट इज व्हील हर्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। याद करिएगा, dn/dt, ये वाला जवाब था, dn/dt इक्वल टू RnK - n/k।
ये वाला जो बेटा एक क्वेश्चन था, ये है लॉजिस्टिक पर व्हील स्पर्श लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है और इसे याद रखना है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आएगा। और याद रखना है ये आपको जे शेप और एस शेप दो कर्व में आएगा। इकोलॉजी में जितने भी ग्रोथ कर्व दिए गए हैं, चाहे वो स्पीसीज एरिया ग्राफ हो, चाहे ये ग्रोथ पैटर्न कर्व हो, हर ग्रोथ पैटर्न कर्व को आपको देख के जाना है मेरे बच्चे, हर एक ग्राफ को देख के जाना है, हर एक टेबल को देख के जाना है। अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है क्या पढ़ना है, तो जितनी टेबल है उन्हें एक साथ पढ़ना, जितने ग्राफ है उन्हें एक साथ पढ़ना, जे शेप एस शेप सारे ग्राफ पढ़ने। तो याद रखना 24वें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि अगर पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा रही है तब क्या होगा, तब सर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगी। और अगर बेटा ये ऊपर चली जा रही है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होगी, दैट इज नोन एज जे शेप्ड कर्व। खैर 24 क्वेश्चन के बाद आपके सामने 25वां क्वेश्चन आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने फैमिली से क्वेश्चन पूछा है और फैमिली में तीनों फैमिली के इंपॉर्टेंट प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सोलेनेसी के हों, चाहे फैबेसी को हों, चाहे बेटा आप लिलिएसी के हों। तीन फैमिली आपके कोर्स में और तीनों फैमिली के इंपॉर्टेंट प्लांट आपको हर हालत में पढ़ने हैं। तो कॉल्चीसीन किस फैमिली को बिलोंग करता है? कॉल्चीसीन बेटा कॉल्चीनियम ऑटोमनेल नाम के मटेरियल से के प्लांट से निकाला जाता है। और कॉल्चीनियम ऑटोमनेल नाम का प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है? इट इज लिलिएसी। तो इस तरीके से आपका जवाब लिलिएसी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संकेन स्टोमेटा एंड थिक क्यूटियल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। संकेन स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो छुपे हुए स्टोमेटा होते हैं। और पत्तियां स्टोमेटा को क्यों छुपाना चाहेंगी? ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो। और ट्रांसपायरेशन कब कब करना चाहेंगी? जब वो ज़ेरोफिटिक कंडीशन में होंगी। ज़ेरोफिटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं डेजर्ट कंडीशन, जहाँ पर पानी की कमी हो। तो ज़ेरोफिटिक कंडीशन में स्टोमेटा संकेन होंगे। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों के जवाब मुझे सही मिल रहे हैं, पर मैं आपका टाइम कम से कम वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। तो मैं रुक करके नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई जुड़ रहे हैं। अंकित सिंह हैं, अर्पिता निषाद हैं, सुभाषिनी दुबे हैं, राम मोहन सोनी हैं, दीपा प्रजापति, विकास पाल हैं, ओके, अनिमेश हैं, निवेदिता हैं, दुर्गेश हैं, धीरज हैं। ओके, धीरज ने लेंटिसेल्स बोला है उसका क्वेश्चन का जवाब। लेंटिसेल्स इस क्वेश्चन का जवाब हो सकता है क्या? देखते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम इन वुडी ट्री। क्या वुडी ट्री के जो स्टेम होते हैं, इन स्टेम के इंटरनल टिश्यू तक गैस एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास कोई ओपनिंग होती है? यस, दे हैव द लेंस शेप ओपनिंग, इट इज नोन एज लेंटिसेल्स। तो 27वें का जवाब सी होगा। वेरी गुड, लेंटिसेल्स होगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट आर। अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, याद रखना 2 मियोसिस है, मैंने दोनों से क्वेश्चन पुराने की कोशिश की। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो याद रखना मियोसिस फर्स्ट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, रिड्यूस हो गया है। सो क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट। तो 28 क्वेश्चन का जवाब, 28वें क्वेश्चन का जवाब आपके सामने हो गया हाफ। आगे बढ़ जाइए, 28वें के बाद 29वां क्वेश्चन आपके सामने आया। टू सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी। प्लीज इसे सेम पढ़िएगा। टू सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोरेगुलरिटी, ऑस्मोलैरिटी। मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी, और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एक जैसा है, यानी दोनों का कंसंट्रेशन एक जैसा है। ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहे जाएंगे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ दीज। क्या कहा जाएगा इन्हें? प्लीज बताएं। यस, हम सबको मालूम है, इसे बोला जाएगा आइसोटोनिक। और इस तरीके से ऑस्मोसिस और टोनिसिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यानी आप देख के जाएंगे व्हाट इज आइसोटोनिक, व्हाट इज हाइपोटोनिक, व्हाट इज हाइपरटोनिक। अगर आप ये देख के जाएंगे तो बहुत बढ़िया जवाब रहेगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए, रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आरक्यू क्या होता है ये आपको लर्न करना है। आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, याद रखना कार्बोहाइड्रेट के आरक्यू 1 होते हैं। ओके, प्रोटीन के आरक्यू
और फैट के RQ आपको मालूम है, प्रोटीन अराउंड 0.9, फैट 0.7, फैटी एसिड के बेटा पॉइंट। और याद रखना ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो सकते हैं। याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन में क्या होगा, CO2 बेटा निकलेगी लेकिन O2 यूज ही नहीं होगी, तो CO2 बाई O2 एनीथिंग अपॉन 0 इट इज इनफाइनाइट। तो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में ए इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ग्लूकोज में बेटा आंसर फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 ग्रीन मफलर। पहली बात तो ये शब्द बहुत दिनों बाद यूज किया गया है और एक बार पूछा गया इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर लिया। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ग्रीन मफलर। तो जो हमारी रोड साइड है, सड़क है, सड़क के किनारे किनारे पौधे लगाए जाते हैं और ये जो सड़क के किनारे किनारे पौधे लगाए जाते हैं इन्हीं को हम लोग ग्रीन मफलर लगते हैं। किसी भी हाईवे से जा रहे हो तो अगल बगल पेड़ होते हैं, तो बोलते हैं ग्रीन मफलर क्या करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। यस, अनुराग पॉटर ने कहा नॉइज पोल्यूशन, किसी ने कहा एयर पोल्यूशन। याद रखना ग्रीन मफलर नॉइज और एयर पोल्यूशन दोनों तरीके के पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। और याद रखना नॉइज भी एक टाइप का एयर पोल्यूशन ही है। तो अगर आप नॉइज पोल्यूशन लगा रहे थे तो एयर पोल्यूशन लगाने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो ग्रीन मफलर का मतलब है वो पौधे जो बेटा रोड साइड लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड। याद करो रिकॉम्बिनेज का रिक्वायरमेंट किसके लिए जरूरी है, फॉर क्याज्मा फॉर्मेशन, क्याज्मा फॉर्मेशन या फिर बेटा क्रॉसिंग ओवर। याद रखना क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, और क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। तो अब आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर कहाँ शुरू होता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर शुरू हो रहा है। यस, आपको मालूम है इट इज़ अ पैकीटीन। पैकीटीन वो स्टेज है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर चालू हो जाती है और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो क्रॉसिंग ओवर का ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, या तो यूँ पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर कब चालू हुई, या यूँ पूछा जा सकता है कि बेटा क्रॉसिंग ओवर में किस एंजाइम की ज़रूरत है, या यूँ पूछा जा सकता है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत इन फेज़ में कौन सी फेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया पैकीटीन, दैट इज थर्ड। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सही होने लगे। आगे बढ़िए, हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन को देखिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट प्लांट सेल इज इंटरकनेक्टेड बाई, यानी एक प्लांट की कोशिका दूसरे प्लांट की कोशिका के साथ कनेक्शन बनाती है और इस कनेक्शन से साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, यानी टू एंड फ्रो चीजें आती जाती रहती हैं। बताइए इन कनेक्शन का नाम क्या है, क्या इनका नाम मिडिल लैमेला है, सेकेंडरी सेल वॉल है, प्लाज्मोडेस्माटा है, पिट चैम्बर है। जवाब दीजिए। इनका सही जवाब है प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखें, अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो घबराइए मत कि सर इजी बना रहे, ये क्वेश्चन इजी ही आएंगे। 10 कदम में हम लोग टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप घबराइएगा मत, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से कनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, यानी एक साइटोप्लाज्म दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सिम्प्लास्ट का। सिम्प्लास्ट वो बेटा पाथवेज होते हैं जो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म चलते हैं, और अगर सेल वॉल टू सेल वॉल चलने लगे तो सिम्प्लास्ट की बजाय हम लोग उसे एपोप्लास्ट बोलेंगे। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि अगर बेटा प्लाज्मोडेस्माटा का इन्वॉल्वमेंट है तो पाथवे का नाम होगा सिम्प्लास्ट, और अगर सेल वॉल टू सेल वॉल चलने लगे तो पाथवेज का नाम होगा एपोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 33 प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बताइए, हेरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट। प्लांट, किस प्लांट से हेरोइन निकाला जा रहा है। हेरोइन एक्चुअली मॉर्फिन डेरिवेटिव है, ये भी याद रखने की जरूरत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा हेरोइन किस से निकाला जा रहा है, ये जवाब आसानी से। एरिथ्रोजाइलम क्या कोको से निकाला, नहीं, इससे तो कोकेन निकालते हैं, आपको मालूम है इट इज कोकेन। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन नाम का बेटा ड्रग निकालते हैं, आपको याद रहे। कैनाबिस सटाइवा, भांग, चरस, गांजा, इनफैक्ट चरस, मारिजुआना, ये सब निकालते हैं। और पेपवर सोमनीफेरेंस वो ओपियम पौधा है, ओपियम पॉपी,
ओपियम पॉपी का पौधा है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं हेरोइन, और हेरोइन बेटा एसाइलेटेड पार्ट है बेटा मॉर्फिन का, तो एसाइलेटेड मॉर्फिन है, आप लोग याद रखिएगा। आंसर होगा थर्ड 34। 34 के बाद आया 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। C4 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। C4 साइकिल में कौन कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है? हमारे पास दो सेल्स हैं, एक का नाम है मीजोफिल सेल, दूसरी सेल का नाम है बंडल शीथ सेल। दिस इज अ बंडल शीथ सेल। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में जो मीजोफिल सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने वाला बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से बन रहा है बेटा ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड C4 कार्बन है, 4 कार्बन का है, इससे बन रहा मैलिक एसिड, ये बेटा ट्रांसफर हो रहा बंडल शीथ में, एंड फिर रिएक्शन चल रही है C4 साइकिल की। तो इन्होंने बोला C4 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर कौन है? इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अगर यही C3 प्लांट होता तो उसका होता RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, याद रखना वो जवाब होता। तो इसका आंसर है, और इसका आंसर क्या होगा भाई? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। सो 35 का जवाब हो जाएगा थर्ड। आगे बढ़ जाइए, 35 के बाद 36 आ रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस जाइलम एंड फ्लोएम। क्या इवोल्यूशन के हिसाब से टेरिडोफाइट पहले प्लांट है जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम आया? बिल्कुल सही है, एकदम सही है। टेरिडोफाइट आई है जो पहली बार जाइलम और फ्लोएम रखते हैं, उसके पहले ना तो एल्गी के पास जाइलम फ्लोएम है ना ब्रायोफाइटा के पास जाइलम फ्लोएम। एंजियोस्पर्म range in the size of microscopic Wolffia to tall tree of Sequoia. Sequoia is a gymnosperm. It is not angiosperm. ये गलत है। Phaeophyce member possess chlorophyce, A, C, carotenoid and xanthophyll. ये भी सही है। Moss is a gametophyte which consists 2 stages, no protonema and leafy. Yes, ये भी सही है। तो इसमें उन्होंने रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग का जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन। इस तरीके से आप लोगों का जवाब 36 क्वेश्चन का सेकंड हो जाएगा। 36 के बाद 37 क्वेश्चन आएगा, इसे देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। यस, ईच टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, ईच बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, ओके। क्रॉसिंग F2 विथ F1 इज अ टेस्ट क्रॉस, और नन ऑफ दीज, इनमें से क्या सही है और क्या गलत है ये जवाब देना है, आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कभी CPMT वगैरह में आया करता था, याद रखना। एक जोन होती पेरेंटल, पेरेंटल में मान लीजिए हमने टॉल लिया और डॉर्फ लिया, ओके। टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कर दिया और यहां पर टॉल आया, ये हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, और सेल्फिंग करने के बाद टॉल आया, टॉल आया और डॉर्फ आया 3:1 के रेशियो में। तो याद रखना जो डॉर्फ है दैट इज रेसेसिव, इट इज ऑलवेज प्योर, इट इज ऑलवेज प्योर। लेकिन जो टॉल है ये कैपिटल टी का भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी का भी हो सकता है। तो होता क्या है, ऐसे इंडिविजुअल को जो कि बेटा डोमिनेंट है उनको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जा सकता है। तो बोलते हैं ज्यादातर जो टेस्ट क्रॉस हैं ये अपने पेरेंट के साथ क्रॉस की जा सकती हैं, और पेरेंट के साथ क्रॉस करना इट इज नोन एज बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में भी या बैक क्रॉस, ये जवाब हो सकता है आपका कि टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ईच बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस, बल्कि ईच टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब सही है, कुछ लोगों ने इसका जवाब थर्ड दिया है, ओके। साक्षी सिंह बोल रहे हैं आई एम राइट, वेरी गुड, ओके। निवेदिता भी का भी सही आंसर है, राम मोहन का भी सही है, हिमांशु का भी सही है, अभिषेक यादव का भी सही है। तो कुछ लोगों का एक क्वेश्चन सही है, बाकी लोगों ने इसका आंसर थर्ड दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया था। नो, F2 का F1 के साथ टेस्ट क्रॉस नहीं है, टेस्ट क्रॉस हमेशा F2 का होगा पेरेंट के साथ। F1 का भी हो सकता है पेरेंट के साथ, लेकिन F2 का F1 के साथ क्रॉस नहीं है, और इसलिए इस टेस्ट क्रॉस में भी अ बैक क्रॉस। 37 के बाद आता है 38। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, बताओ इनमें से कौन रॉन्गली मैच है। PS2 के पास P700 होता है, नो, इट इज P680।
तो याद रखना यही गलत है। C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है, सही बात है, फोटो रेस्पायरेशन केवल C3 प्लांट करते हैं। C4 प्लांट क्रेंज एनाटमी रखते हैं, ये भी सही बात है। और PEP कार्बोक्सिलेज अभी अभी पढ़ाया था, PEP मीजोफिल कोशिकाओं में PEP इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर। तो C4 का एक और क्वेश्चन बनाया, याद रखना इस बार C4 से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। C3 और C4 दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो याद रखना पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि PS2 में 700 की बजाय 680 होता है, और ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। इट इज अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है P700 या P680, पर PS2 में P680 होता है, नॉट द P700। आगे बढ़ जाइए, 38 के बाद 39 क्वेश्चन आ गया, इसे देखिए। फाइंड इनकरेक्टली मैच, याद रखिए इनमें से क्या इनकरेक्ट मैच है। एडवेंसियस रूट क्या डहलिया में पाई जाती हैं, सही है। प्रॉप रूट क्या बरगद में पाई जाती हैं, यस। फिकस बेंगालेंसिस इट इज अ बरगद, ओके ओके। टैप बेनियन ट्री है, ये बेनियन ट्री का नाम होता है बेटा, बेनियन, ओके। टैप रूट क्या बीटा वल्गैरिस में पाई जा सकती है, यस। अब पूछ रहे 39 क्वेश्चन, क्या स्टिल्ट रूट ब्रेसिका में पाई जाती है, नो। स्टिल्ट रूट पाई जाती है मेज में और शुगर केन में, मेज और शुगर केन में। तुम लोगों ने देखा होगा गन्ने के नीचे कुछ जड़ें सी निकलती रहती हैं, इन्हीं को हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। तो स्टिल्ट रूट ब्रेसिका में नहीं पाई जाती, और इन्होंने इनकरेक्ट मैच ही पूछा है। इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट मैच है, बाकी आपके ऑप्शन करेक्ट मैच हो सकते हैं। तो 39 के बाद आपके सामने आया 40। अब इसका जवाब दीजिए। जोस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया ये एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, और एक्वेटिक एंजियोस्पर्म होने की वजह से इनका पॉलिनेशन विंड से हो रहा, ऑटोगैमी हो रही कि वाटर से हो रहा। सिंपल जवाब है, NCERT से उठाया गया है। जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। यस, इसका सिंपल जवाब है वाटर। जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन वाटर की मदद से हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपका आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया। नेहा सोनी बहुत सही, योगेन, विशाल, योगी राज, साक्षी सिंह, ओके, जेबा, अरविंद लाल, हसनैन खान, ओके, साक्षी सिंह, वाटर, बहुत बढ़िया जवाब है। मैं केवल इसलिए रुक रहा हूँ, आप लोग कैरीड अवे मत होइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन 40वें के बाद आता है 41वां क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सही ढंग से करिए। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, द नंबर ऑफ कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल पाई इन F2 जनरेशन। याद रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, इनका जवाब कैसे ढूंढना है। अगर, फिर से बोल रहा हूं 3 बार, अगर पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव हैं तो इनकी प्रोजनी निकालने के तरीके में बता रहा हूं। मान लीजिए कैपिटल R और स्मॉल r होता तो F2 जनरेशन में जीनोटाइप क्या होता। F2 जनरेशन में जीनोटाइप होता कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r और स्मॉल r। इट इज लाइक कैपिटल T, स्मॉल t। रेशियो होता 1:2:1। ओके, और अगर कैपिटल Y होता तब क्या होता सर, जब वो स्मॉल y के साथ क्रॉस करता तो जवाब होता कैपिटल Y, स्मॉल y। रेशियो होता 1:2:1। याद रखना, अब इन दोनों की प्रोजनीज आपस में जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो जुड़ने की जब भी कोशिश करें तो ये मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए कैपिटल R और कैपिटल Y कितने मिलेंगे, तो मैं रखूंगा कैपिटल R, कैपिटल Y, ये 1 और ये 1 × 1 दैट इज 1। अगर हम इसको 4 कर लें, 1/4, 2/4, 1/4, 4 क्यों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो और मजा आ जाएगा। और मजा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा 1/4 × 1/4 इट इज 1/16, यानी 16 चैम्बर में से एक चैम्बर कैपिटल R, कैपिटल Y रखेगा। पर इन्होंने पूछा है कैपिटल R, कैपिटल Y, तो ये निकालना तो और आसान है। जहां हेट्रोजाइगस दिख जाए वहां 2 कर दो। तो बताओ कैपिटल R, 2 है, 2/4,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई है 2/4, बताइए क्या होगा 4/16। तो बोलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने प्रोजनी मिलेंगी, इट इज 4। और मैं इसी से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितनी मिलेंगे। याद रखना होमोजाइगस के लिए हमेशा 1 और हेट्रोजाइगस के लिए हमेशा 2। 2 into 1 इट इज 2/16। कोई पूछे सर ये कितने मिलेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, याद रखना ये होमोजाइगस इट इज 1 और ये हेट्रोजाइगस इट इज 2, इट इज 2/16। कोई पूछे सर ये कितने मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी होमोजाइगस 1 into 1 इट इज 1/16। तो जहां होमोजाइगस देखो वहां 1 करो और जहां हेट्रोजाइगस देखो वहां 2 देखो। याद रखना इसका जवाब बहुत आसान हो जाएगा। तो बताइए कैपिटल स्मॉल वाई का आंसर क्या होगा 4। तो इसे आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अगर ये बता देते हो तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने बनेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितने बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये कितने बनेंगे। ओके, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितने बनेंगे, बताइए कितने बनेंगे। याद रखना इट इज होमोजाइगस इट इज 1, इट इज हेट्रोजाइगस इट इज 2, ये 2 बनेंगे। होमोजाइगस 1 into 1 इट इज 1 बनेंगे। होमोजाइगस इट इज 1 और होमोजाइगस इट इज 1। आपको समझ में आ जाएगा 2 1 1 1। वेरी गुड, जितने लोगों ने जवाब दिया 2 1 1 1 बहुत करेक्ट है। ऐसे अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो आप याद रखना बहुत सही तरीके से टाइम को यूटिलाइजेशन करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उसमें चक्कर वक्कर करके मत रट्टा मारना। देख लेना अगर पेरेंट इस तरीके के हैं तो प्रोजनी लिखने पर आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाइए। 41वें के बाद 42वां क्वेश्चन आया, इन विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन ओवरी सिनकार्पस यूनिलॉकुलर एंड ओव्यूल आर प्रेजेंट ऑन सूचर। याद रखना पहले तो प्लेसेंटेशन बताना है जिसमें ओवरी सिनकार्पस होनी चाहिए, सिनकार्पस यूनिलॉकुलर होनी चाहिए यानी एक लॉक्यूल की होनी चाहिए, एंड ओव्यूल सूचर में प्रेजेंट होने चाहिए यानी जो फली है उसके सूचर में ओव्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ लोगों ने कहा कि सर सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ ने कहा एक्साइल प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ ने कहा पैराइटल प्रेजेंटेशन हो सकता है, कुछ कह सकते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन हो सकता है। जवाब क्या होना चाहिए? पहली बात तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन फैबेसी का है और फैबेसी बेटा में मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है, मोनोकार्पिलरी, आई थिंक मोनोकार्पिलरी ओवरी होती है और मोनोकार्पिलरी को सिनकार्पस होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो याद रखना यहां सिनकार्पस शब्द की वजह से मार्जिनल प्रेजेंटेशन तो गया। आपके यहां 3 फैमिली हैं, पहली फैबेसी है, दूसरी सोलेनेसी है, तीसरी लिलिएसी। सो फैबेसी फैमिली में कितने हैं बेटा? 1। सोलेनेसी में कितनी है? 2। और बेटा लिलिएसी में कितनी है? 3। ये क्या है बेटा? कार्पेल का नंबर। तो जब कार्पेल का नंबर ज्यादा होगा तब सिनकार्पस आएगा और इस सिनकार्पस शब्द की वजह से इसका आंसर पैराइटल प्लेसेंटेशन है। तो तुम बोलोगे सर पैराइटल प्लेसेंटेशन तो बाइलॉकुलर हो जाता है, नहीं, पहले यूनिलॉकुलर रहता है, बाद में उसमें फाल सेप्टम आ जाता है और फाल सेप्टम को बोलते हैं रेपलम और इसी रेपलम की वजह से सीड बेटा सूचर्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके, साईनाथ बोल रहे हैं पाइजम सटाइवम। पाइजम फैबेसी का मेंबर है मेरे बच्चे, और फैबेसी, साईनाथ बताओ मुझे कितने कार्पेल होते हैं? चलो बताओ फैबेसी के कार्पेल का नंबर बताओ, चलो देख के बताओ फैबेसी के कार्पेल का नंबर बताओ। सब लोग के क्वेश्चन का आंसर मैं देख रहा हूं। फैमिली फैबेसी में कार्पेल का नंबर मोनोकार्पिलरी है कि मल्टी कार्पिलरी है?
किसी को जवाब नहीं आ रहा। अरे फेबेसी के फॉर्मूले को देखो, वहां G1 लिखा है। G1 का मतलब गायनीशियम में मोनोकार्पिलरी है, अगर मोनोकार्पिलरी है तो सिन कार्पस की जरूरत नहीं है। सिन कार्पस तो तब होगा जब मैनी कार्पेल हो। इस वजह से ये क्वेश्चन दिखता मार्जिनल प्रेजेंटेशन जैसा है, लेकिन ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन का जवाब नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पैराइटल प्रेजेंटेशन। अगर मैं यहां पर सिन कार्पस ना देता तो बेस्ट आंसर क्या होता? तब आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन बेस्ट आंसर होता। समझ गए? तो थोड़ा, अब इतने पेपर में सब इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, एक आधा ट्विस्ट क्वेश्चन होगा, तो उस ट्विस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और आप मामला बिगाड़ देंगे। देखो, तो इस तरीके से इसमें पैराइटल, और क्या याद रखना, पैराइटल प्रेजेंटेशन ब्रेसिका में पाया जाता है। ब्रेसिका यानी सरसों की फली में पाया जाता है, और सरसों की फली में फाल सेप्टम पाया जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रेप्लम। फाल सेप्टम इज ऑल्सो नोन एज रेप्लम। तो वेरी गुड। इस तरीके से 42वें क्वेश्चन का आंसर पैराइटल प्रेजेंटेशन हो गया। 43वां क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म व्हेन माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कंसिस्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज 2n बराबर 24, सो n बराबर 24 by 2, दैट इज 12, और एंडोस्पर्म इज 3n। एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है 3n, तो 12 गुणे 3 इट इज 36। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म का नंबर एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर होगा 36, और इस तरीके से क्वेश्चन का जवाब आपके सामने आ गया। वेरी गुड। जितने लोगों ने इसका जवाब बेटा 36 किया, बहुत बढ़िया जवाब है। 43 का आंसर 36। आगे बढ़ जाइए, 43 के बाद आया 44। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ लीफ। ये क्वेश्चन आया, लीफ की मदद से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहाँ होता है? वही होता होगा जहां पर लीफ बड पाई जाती हैं। और लीफ बड कहाँ पाई जाती हैं वो आप मुझे बताइए, कहाँ पाई जाती हैं? क्या ये डेल्बर्गिया, क्राइसेंथेमम मेलविजिया, या फिर ये ब्रायोफिल्लम में पाई जाती हैं? इट इज ब्रायोफिल्लम। वेरी गुड, सही जवाब। जितने लोग जवाब दे रहे हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए, 44 क्वेश्चन के बाद आता है 45वां क्वेश्चन। 45, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर रेस्पेक्टिवली। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद रखिए, साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P। ओके, अब मुझे बताइए, अगर बेटा सेल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखी गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखी है, तो साई P लगेगा ही नहीं, क्योंकि साई P तभी लगता है जब सेल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगे, जैसे कि वॉल प्रेशर। तो ज्यादातर समय पर साई W इक्वल टू साई S, और इसका मतलब है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 है, क्योंकि वहां पर सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितना है? 0। तो जब सॉल्यूट पोटेंशियल 0 तो वाटर पोटेंशियल भी 0। आंसर आएगा 0 and 0। तो वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर रेस्पेक्टिवली। याद रखना, आप ध्यान सुन लो, वाटर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप 12 तारीख को पाने जा रहे हैं। आपको भले ही कुछ लगे, भले आपको ये लगे कि मैं बहुत फेंक रहा हूँ, या तो वाटर पोटेंशियल या तो ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन आपको वहां मिलने जा रहा है, चाहे वो बी सेक्शन में मिले चाहे ए सेक्शन में मिले। ओके, तो आपको वाटर पोटेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। तो याद रखना, इसका आंसर होगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज इंटरवेनल क्लोरोसिस। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो वेन के बीच की क्लोरोसिस हो जाए, यानी वेन के बीच में पीलापन आ जाए, यहां पर पीलापन आ जाए, तो इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये जबरदस्ती क्वेश्चन मैंने रखा है क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर लर्न करना है। 46 का सही जवाब है जिंक। जिंक इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आया 47। इस क्वेश्चन को देखो, इन द लैक ओपेरॉन सिस्टम बीटा गैलेक्टोसाइड इज कोडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जीन। आपको याद होगा, लैक ओपेरॉन में 3 जीन थी, एक Z, एक Y, एक A। Z से बनता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनता था परमिएज, A से बनता था ट्रांसएसिटाइलेज। तो बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस जीन से बेटा कोड होगा? इट इज Z जीन।
आप लोग इस तरीके से जेड जीन का आंसर अपने साथ रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो जेड जीन विल बी योर आंसर। आगे बढ़िए और अलग से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आया। इस क्वेश्चन को देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न इज नॉट फाउंड इन। कहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं पाई जा सकती? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के दोनों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। याद रखना, टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जा सकती है, टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जा सकती है, ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जा सकती है। तो इनमें से किसी ना किसी को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जा सकती थी, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कभी नहीं पाई जाएगी, केवल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाएगी। तो जवाब होगा इसका थर्ड। 48 के बाद आ गया 49। ग्रोथ रेट फॉर द पॉपुलेशन इन गिवन टाइम दैट इंक्रीज ज्योमेट्रिक रेशियो, यानी ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इक्वेशन बता दो। मैंने अभी बताया था, यहां पर क्वेश्चन होगा dN/dt इज इक्वल टू RN। यहां पर कैरिंग कैपेसिटी की कोई बात नहीं होगी, और जब कैरिंग कैपेसिटी की कोई बात नहीं होगी तो ग्रोथ कर्व J शेप जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा लम्हों में मैंने पूछ लिया, तो 49 का जवाब जो होगा वो आपका जवाब हो जाएगा dN/dt इज इक्वल टू RN। एंड बॉटनी का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद जूलॉजी चालू हो जाएगी। बॉटनी का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रांसलोकेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 22 एंड 9 कॉज लिम्फोसिटिक अनीमिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। 9 और 21 के बीच में होता है, ये आंसर गलत है। क्रोमोसोम एबरेशन आर कॉमनली अब्सॉर्ब इन कैंसर सेल। हर कैंसर सेल में क्रोमोसोम एबरेशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, पर पूरी तरीके से सही नहीं है। ट्राइसोमी एन्यूप्लॉइडी हैविंग 1 क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड 4 टाइम। 4 टाइम नहीं होता, ये 3 टाइम होता है। एंड सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज द बेस्ट आंसर। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। आप याद रख लो, सिकल सेल एनीमिया से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलने जा रहा है, या फिर आपको म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से बॉटनी के 50 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत साईनाथ कह रहे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। 50 क्वेश्चन को मैंने बता तो दिया भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है? सिकल सेल एनीमिया इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ 9 और 21 के बीच में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली ऑब्जॉर्ब इन कैंसर सेल, मे बी ऑब्जॉर्ब, नॉट कॉमनली। हो सकता है क्रोमोसोमल कुछ वेरिएशन आ जाते हो, लेकिन इन दोनों में अगर कोई आंसर लगाना पड़ेगा तो सिकल सेल एनीमिया बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ जाओ। 50 क्वेश्चन आपने कर लिए, और 50 क्वेश्चन के बाद बहुत सारे लोगों का डाटा खत्म हो गया है। यानी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और इसे फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो 50 में कितने लोगों के 50 में 50 सही है? जवाब दे दीजिए। मौर्य शिवम के 50 में 48। ओके, बाकी किसी क्वेश्चन का जवाब मेरे को आ नहीं रहा है। ओके, एजाज अहमद का 49, आदित्य के 50 में 45। ओके, लोग चाहते हैं कि अगले 50 क्वेश्चन में फास्ट कराऊं। ठीक है, तो मैं रुक नहीं रहा हूं और फास्ट चल रहा हूं, ताकि आपका डाटा खत्म होने के पहले मैं आपके अगले 50 क्वेश्चन टच कर लूं। आइए, एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस रखा मैंने। इन्होंने पूछा है, एक क्लास है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया नाम की क्लास जो है, टर्बिलेरिया, ये टर्बिलेरिया नाम की क्लास किसके अंडर पाई जाती है, यानी किस फाइलम के अंडर में पाई जाती है, ये आपको बताना है। इट इज द क्लास ऑफ फ्लैटवर्म। याद रखिएगा, फ्लैटवर्म की क्लास है टर्बिलेरिया, बस, और कुछ नहीं याद करना है। ओके, हाँ, लोग बोल रहे हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसी वीडियो में पीडीएफ अटैच करवा दी जाएगी, या तो आपको अभी मिल जाएगी थोड़ी देर बाद, 2 मिनट 5 मिनट के बाद। अगर नहीं भी मिलेगी तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9319055284, और मैं इस नंबर पे से व्हाट्सएप करके आपको पीडीएफ दे दूंगा। बाय द वे, मैं चाहूंगा कि इसी वीडियो में आपको मिल जाए। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। 52 क्वेश्चन आता है। स्मूथ मसल्स क्या वॉलंटरी होती हैं? नहीं होती। इनवॉलंटरी होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है, नॉन स्टार्टेड होती है। यस,
इनवॉलंटरी होती, सिलिंड्रिकल नहीं होती, स्ट्राइटेड नहीं होती, वॉलंटरी होती है, स्पिंडल शेप होती है, यूनिट नहीं, वॉलंटरी नहीं होती। स्मूथ मसल इज इनवॉलंटरी, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्राइटेड। फ्यूजिफॉर्म मतलब दिस, स्पिंडल शेप इस तरीके की होती है। तो क्वेश्चन स्मूथ मसल के लिए सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। 53वां क्वेश्चन आपके सामने आया, इसे देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज इन इंडिया। यानी पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो इंडिया में रिलीज किया गया, याद रखना वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में, वो कौन सा है? इसका जवाब आपको लगाना पड़ेगा, इट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ऐसा फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जो इंडिया में रिलीज किया गया था। आगे बढ़ जाइए। 53 क्वेश्चन के बाद आपके सामने 54वां क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन आया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। प्रोटीन हार्मोन इंसुलिन है, बिल्कुल सही। स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल है, सही है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव ओके, एफिनेफ्रिन है, सही। आइडोथायरोनिन ग्लूकागॉन नहीं है। आइडोथायरोनिन या तो T3 है या तो T4 है। थायराइड हार्मोन है, तो T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं वो आइडोथायरोनिन होते हैं, ना कि ग्लूकागॉन। तो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट मैच, दैट इज ये वाला इनकरेक्ट मैच है। आगे बढ़ जाइए। 54 के बाद 55 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम में पाया जाएगा, बिल्कुल 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम होगा। सिकल सेल एनीमिया एक्स क्रोमोसोम में नहीं होगी, नो इट इज नॉट इन एक्स क्रोमोसोम, इट इज ऑटोसोमल डिसीज। तो ऑटोसोमल डिसीज हो गलत है। हीमोफीलिया वाई क्रोमोसोम, नो नो इट इज फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम, ये भी गलत है। फिनाइलकेटोक्रोमिया, ये भी गलत है। इन्होंने पूछा करेक्ट मैच, करेक्ट मैच पहला ही है, बाकी सब गलत हैं। आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पे आपको 56 क्वेश्चन मिलेगा, इसे ध्यान दीजिए। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट इन द सम साइनोबैक्टीरिया। याद रखना साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। लोग क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट से समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और याद रखना क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस ऑर्गन है, ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में, और साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। तो बताओ फिर क्लोरोफिल रहेगा कहाँ? क्लोरोफिल फिर बेटा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन में रहेगा, और ये एक्सटेंशन क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, दे आर नोन एज क्रोमेटोफोर। सो क्रोमेटोफोर नाम का जो शब्द है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ चलेगा। आगे बढ़ जाइए। 56 के साथ 57वां क्वेश्चन आपके सामने, आइडेंटिफाई द सेल ऑफ स्टमक दैट प्रोड्यूस HCl। बहुत सिंपल है, आपको ग्लैंडुलर सेल्स का नाम पता करनी है, कौन सी ग्लैंडुलर सेल्स हैं जिनसे HCl निकलता है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दीज आर नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। याद रखना ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं वो HCl निकालने के लिए काम आती हैं। गैस्ट्रिक जूस में HCl बनाने का काम ऑक्जेंटिक सेल का है। आगे बढ़ जाइए। 57 के बाद 58 क्वेश्चन आया। एगरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड इज यूज्ड एज अ मैट्रिक्स इन, इट इज नोन एज जेल, एगरोज जेल। और एगरोज जेल किस वाले प्रोसेस में यूज किया जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए। इट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखना ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के प्रोसेस में यूज किए जाएंगे। वेरी गुड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किए जाएंगे। 58 के बाद 59 क्वेश्चन है, इसे देखिए। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और हमें 37 डिग्री से 2 से लेकर 2.5 डिग्री कम चाहिए, यानी 37 से डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए, यानी 35 और 35 डिग्री से भी कम चाहिए। तो जो 35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएंगे। यहाँ 35 से ज़्यादा है, ये तो नहीं होगा। ये 30 से बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर इट इज़ बेस्ट टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? और इसी वजह से स्क्रोटल सैक जो होते हैं, ये स्क्रोटल सैक जो होते हैं टेस्टिस को लिए होते हैं, और ये बेटा बॉडी के बाहर होते हैं, ताकि टेम्परेचर 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री कम हो जाए। 59 के बाद 60वां क्वेश्चन आया 60, इसे दिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पी से न्यूमोटैक्सिक सेंटर याद रखिएगा, और याद रखना पी से आप लोग पॉन्स याद रखिएगा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कहाँ पाया जाएगा, इसका जवाब सीधा जवाब है पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। तो जवाब होगा पी फॉर न्यूमोटैक्सिक और पी फॉर पॉन्स। रेस्पिरेटरी रेट को फास्ट या स्लो करने के लिए
फास्ट या स्लो करने के लिए, रेस्पिरेटरी रेट को फास्ट करने के लिए पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। वैसे रिदम सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है, यानी रेस्पिरेशन की नॉर्मल रिदम को मेंटेन करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में वो सेंटर पाया जाएगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 61, इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम। बताओ विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरोला ये क्या है? दे आर यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर या तो मोनेरा में आ सकते हैं या तो प्रोटिस्टा में आ सकते हैं, पर मोनेरा में प्रोकैरियोट आते हैं, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास बेटा यूकैरियोट है, इस वजह से उन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। और इस तरीके से इसका जवाब प्रोटिस्टा होगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, 61 के बाद आया 62, स्क्रैपी डिसीज या फिर मैड काउ डिसीज। यहां से क्वेश्चन पकड़िए, मैड काउ डिसीज किस बेटा पैथोजन की वजह से होती है? क्या ये वायरस से होती है, प्रियॉन से होती है, वायरॉइड से होती है, या फिर नन ऑफ दिस? याद रखना, बेटा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, दीज आर नोन एज प्रायन, एंड प्रायन दे कॉज द मैड काउ डिसीज, और इस तरीके से मैड काउ डिसीज प्रायन से हो सकती है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 63, इस क्वेश्चन का जवाब, हाउ मैनी एग्स आर प्रोड्यूस पर रिप्रोडक्टिव साइकिल इन MOET। डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। इट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक या एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें कितने बेटा मिलते, हाउ मेनी एग्स कैन प्रोड्यूस। जब हम लोग बेटा FSH लाइक एक्टिविटी वाला हार्मोन देते हैं तो कितने बन सकते हैं? इट इज 6 to 8 एग, 6 से लेकर 8 अंडे तक बेटा मल्टीपल ओव्यूलेशन के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। 63 के बाद आपके सामने 64 क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। कंजप्शन ऑफ ट्रांसजेनिक फ्रूट क्रॉप दैट कैन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडेड एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी इज। अगर हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम की बीमारी को कम करना है तो हमें विटामिन ए वाला राइस खाना पड़ेगा। और बताइए कौन सा पौधा, कौन सा फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट है जो ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है, यानी जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और जिसको हम लोग विटामिन ए डिफिशियंसी पूरा करने के लिए खाते हैं? यस, इट इज गोल्डन राइस। आपको मालूम है लगातार 5 ईयर तक कॉन्टिन्यू ये क्वेश्चन आया था, पिछले 1-2 सालों से नहीं आ रहा। गोल्डन राइस से जुड़ा हुआ लगातार 5 बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से क्वेश्चन को डाल दिया गया है। हो सकता है अगर किसी ने पुराने पेपर उठाए और गोल्डन राइस से कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ। फ्लेवर सेवर जो टोमेटो है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, लेकिन ये शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी कि यहाँ पर टोमेटो लाइफ बढ़ जाती है, यानी टोमेटो जल्दी सड़ेगा नहीं। बाकी बीटी सोयाबीन और बीटी ब्रिंजल आपको जानते हो ये इंसेक्ट से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हमें ऐसी जो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकना है, इट इज़ गोल्डन राइस। आगे बढ़ जाइए, 64वें के बाद 65वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसे देखिए। विच ऑर्गन सिक्रीट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। HCG नाम का हार्मोन कहाँ से निकलता है? क्या ये हार्मोन आपके प्लेसेंटा से निकलता है? क्या ये हार्मोन आपके ओवरी से निकलता है? क्या ये हार्मोन आपके कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है? जवाब दीजिए। इट इज़ अ प्लेसेंटल हार्मोन जो कि HCG है। कोरियोनिक विलाई नाम की जो स्ट्रक्चर होते हैं, कोरियोनिक विलाई, और इन कोरियोनिक विलाई नाम के स्ट्रक्चर से ये हार्मोन निकलता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HCG हार्मोन है। याद रखिएगा, प्लेसेंटा से निकलने वाला दिस इज द हार्मोन। आगे बढ़ जाइए, 66, इसे देखिए। 5 मेथाइल यूरेसिल, ये किसका अदर नाम है? देखिए NCERT से डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन रखे गए, तो ये 5 मेथाइल यूरेसिल ये किसका दूसरा नाम है, ये आपको बताना पड़ेगा। 5 मेथाइल यूरेसिल इज द अदर नेम ऑफ थाइमिन। थाइमिन में मेथाइलेशन कर दिया जाए, सॉरी यूरेसिल में मेथाइलेशन कर दिया जाए तो 5 मेथाइल यूरेसिल बन जाता है, और ये 5 मेथाइल यूरेसिल जो होता है ये अदर नेम है थाइमिन का। क्वेश्चन नंबर 66। एक बात और आपसे करनी है, आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन 1 लाइनर रखने की कोशिश की है ताकि आप टॉपिक के उन टॉपिक की तरफ अपने आप को इन्फ्लुएंस कर सको जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अच्छा,
कल का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, परसों का थोड़ा और लेंदी होगा, और जो लास्ट पेपर होगा उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सामने पढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा वैसा पेपर बने जो थोड़ा टफ भी हो, थोड़ा अच्छा भी हो। इसलिए जिन लोगों को लग रहा कि आज के बाद बड़े सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं और आप 50 में 50, 50 में 48 करते जा रहे हैं, कल आप टॉपिक को और मजबूती के साथ पढ़ करके बैठिएगा और फिर से कल मिक्स पेपर होगा और मैं आपका वेट करूंगा। याद रखिएगा, पेपर थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा, तो आज आसान लग रहा होगा। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 67 है। द एंजाइम यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कॉल्ड एज। मॉलिक्यूलर सीजर नाम का जो मॉलिक्यूल है या एंजाइम है उसे बताइए। ये सब लोग जानते हैं, इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पिछले 5 सालों में, 5 ईयर्स में, मैं जानता हूं बिना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कोई भी पेपर नहीं बना। तो याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आपका एक आउट क्वेश्चन जैसा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन जरूर आएगा। और याद रखना, इसमें आप स्टिकी एंड वाले और ब्लंट एंड वाले बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा और जरूर समझ लीजिएगा। याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, आज का पेपर मैंने ज़्यादातर वन लाइनर रखने की कोशिश की है, कल का पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, पर याद रहे इन्हीं पोर्शन पे, इन्हीं पैटर्न पे बनता रहेगा और आप इन्हें रिवाइज करते रहेंगे और अच्छा रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68 आया, इसे ध्यान दीजिए। द प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल एज इंटरफेरॉन आर प्रोड्यूस बाय। इंटरफेरॉन के बारे में याद रखना, यहीं से दे आर इंटरफियरिंग प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो इंटरफियर करती हैं। और किसे इंटरफियर करती हैं? दे इंटरफियर द वायरल इन्फेक्शन। अगर किसी भी कोशिका में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो वायरस के इन्फेक्शन को इंटरफियर करने वाली प्रोटीन जो हैं दे आर नोन एज इंटरफेरॉन। तो याद रहे, वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हो सकते हैं, आंसर बी होगा। वेरी गुड। 68 के बाद 69 है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। घोड़े के 4 लिम्ब और विंग्स ऑफ द बर्ड्स, देखिए दोनों पेक्टोरल गर्डल के बने हैं, याद रखना दोनों पेक्टोरल गर्डल के बने हैं, पर दोनों का काम एक नहीं है। तो ओरिजिन सेम है पर बेटा फंक्शन डिफरेंट है। तो ऐसा जब ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, इस तरीके का इवोल्यूशन क्या कहलाता है? इट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी पेक्टोरल गर्डल से डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, कुछ लोग लेग्स बना रहे हैं, कुछ लोग विंग्स बना रहे हैं। याद रखना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। और याद रखना, होमोलॉगस एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रहे। 69 के बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज नोन एज 70। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिवर फ्लूक्स। लिवर फ्लूक्स, लिवर फ्लूक्स बताओ किसका बिलोंग करता है, ये आपको बताने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 70, ये जवाब दीजिए। याद रहे, लिवर फ्लूक्स 70 क्वेश्चन, दे आर प्लेटीहेल्मिन्थीज। और याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम होता है फ्लैट वर्म। और एक चीज आप लिख लो, समझ लो, ऑल वर्म्स, दुनिया में जितने वर्म्स हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट भी है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, ये जवाब होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 70 का। और 70 का जवाब होगा सेकेंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। याद रहे। ओके, आगे बढ़ जाइए। 70 के बाद 71 आता है, इसे बताइए। मेगा कैरियोसाइट्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल फ्रेगमेंट कॉल्ड एज। तो पहली बात तो याद रखना, आपके पास फॉर्म्ड पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, जैसे आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। इनमें से जो प्लेटलेट्स हैं दे आर नोन एज सेल फ्रेगमेंट। ये टोटल सेल नहीं है, फुल सेल नहीं है, ये सेल के टुकड़े माने जाते हैं। तो बोलते हैं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा? सो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। तो 71 का जवाब हो जाएगा बेटा थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स आर नॉट द फुल सेल, दे आर द सेल फ्रेगमेंट। और ये याद रखने करके आपने थ्रोम्बोसाइट जवाब लगा दिया। मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं।
71 के बाद आता है 72, द आउटर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है बेटा? आउटर लेयर पाई जाती है। दिस आउटर लेयर के साथ यहां पर पाया जाता है इनर सेल मास। तो आपको मालूम होगा इनर सेल मास, और ये रहा ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। तो ये पूछ रहे आउटर न्यूट्रिटिव लेयर। याद रहे आज के बाद जब भी कभी ट्रोफो शब्द यूज करिएगा, ट्रोफो का मतलब ये होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट, तो ट्रोफोब्लास्ट नरिशमेंट के लिए यूज होने वाली लेयर है, और ये हमारी याद रखना ब्लास्टोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर में पाई जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। 72वें क्वेश्चन के बाद आपके सामने 73वां क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। एक क्वेश्चन आप कॉन्ट्रासेप्शन से 100% पाने जा रहे हो, बिना इसके क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन पेपर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। इसलिए आप अवेयर रहें, कॉन्ट्रासेप्शन से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो बोले हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है? तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20 है। इसके अलावा प्रोजेस्टासर्ट भी होती है। यहाँ प्रोजेस्टासर्ट नहीं दिया गया क्योंकि उससे प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हार्मोन रिलीजिंग। द नॉन मेडिकेटेड कॉपर, इसमें कॉपर होता है, कॉपर इसमें भी होता है, इसमें कॉपर, इसमें कॉपर, इट इज नॉन मेडिकेटेड एंड इट इज प्रोजेस्टासर्ट, यानी यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग है। आगे बढ़ जाइए 73 के बाद 74 क्वेश्चन, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, यानी आर्टरीज जो होती हैं इनमें थक्का जमने लगता है और ये हार्ड होने लगती हैं, और हार्ड होने की वजह से ब्लड फ्लो यहाँ फास्ट होने लगता है। बोलते हैं इस वजह से कौन सी बीमारी, इस कंडीशन की बीमारी का नाम बताओ। इट इज नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इस बीमारी को हम लोग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और यही बीमारी आगे चल के हमें हार्ट में इस्कीमिया कर सकती है, और यही बीमारी आगे हमको MI कर सकती है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और MI से हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है। याद रहेगा? तो इस तरीके से 74 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। 74 के बाद आता है 75, द सेकेंडरी oocyte इन अरेस्टेड स्टेज एंड डज नॉट अंडरगो मियोटिक डिवीजन अंटिल। बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte का मतलब ही है इसमें मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, अभी मियोसिस सेकंड नहीं हुई है। तो मियोसिस फर्स्ट सेकेंडरी oocyte का क्वेश्चन, तो मियोसिस सेकंड कब होगी? जब स्पर्म इंटर करेगा ओवा में, तब होगी बेटा मियोसिस सेकंड। ए स्पर्म इंटर इनटू इट, और ये क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। 2019 का क्वेश्चन है कि जैसे ही स्पर्म ओवा के अंदर पेनिट्रेट करता है, अभी न्यूक्लियस उसका फर्टिलाइज भी नहीं होता है, सेकेंडरी में मियोसिस सेकंड बेटा पूरी हो जाती है। मियोसिस सेकंड पूरा होने के बाद सेकेंडरी oocyte से oocyte बनने लगता है, और इसी को हम लोग ओवा की संज्ञा देने लगते हैं। तो ठीक रहेगा इस तरीके से, जब स्पर्म इंटर होगा तो मियोसिस सेकंड, और उसके पहले टर्शियरी फॉलिकल तक पहुंचते पहुंचते, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल तक पहुंचते पहुंचते मियोसिस फर्स्ट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया। 75 के बाद आया 76, which of the following antibody is primarily present in the colostrum? Colostrum is the first milk of mother। तो पहला मदर का जो मिल्क होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ये आपको बताना चाहिए। 76 का जवाब है IgA, डायरेक्ट NCERT का जवाब है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी होता है कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। इट इज IgG। कभी भूल जाएं तो याद रखना G फॉर गो, इट कैन गो एंड इट कैन पेनिट्रेट द प्लेसेंटा ऑल्सो। तो याद रखना प्लेसेंटा को पेनिट्रेट करने वाली IgG, और याद रखना फर्स्ट कोलेस्ट्रम पहले मिल्क में जो IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 77, अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग दैट रिमेन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अगर मैं दम लगाकर सारी एयर मुंह से बाहर निकाल भी दूं, फिर भी जो एयर लंग्स में बची रह जाएगी उसका नाम क्या होगा? यस,
इट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। 72 का आंसर होगा सेकेंड, सॉरी 77 का आंसर होगा सेकेंड, रेजिडुअल वॉल्यूम। याद रखना 100% मुझसे प्रॉमिस करके चाहो, सारे वॉल्यूम और सारी कैपेसिटीज इन्हें बिना देखे नहीं जाओगे। ऑल द वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारी कैपेसिटीज, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज सारी देख करके ही जानी है। अगर आप ऐसा नहीं करके गए तो एक क्वेश्चन आप खो देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। 77 के बाद आता है बेटा 78। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन ये स्टमक का एंजाइम है और स्टमक का एंजाइम का पीएच 1 से 3 के बीच में होता है। और 1 से 3 के बीच में कौन सा जवाब है? यहाँ पर 2 से 3 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, ये 1.5 के बीच में, मेरे हिसाब से 1.6 to 2.4, इतना क्लोज ऑप्शन होने के बावजूद भी इसका आंसर 4 होगा। इट इज बिटवीन 1.6 to 2.4। जवाब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 78 के बाद आता है 79। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ अ मैन हैज इनलार्ज ब्रेस्ट, गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं, अगर मैन को ब्रेस्ट बढ़ जाए, इट इज नोन एज गायनेकोमैस्टिया। स्पार्स बॉडी हेयर, यानी बॉडी में हेयर कम होने लगे, और XXY, इट इज ट्राइसोमी ऑफ, है ना, सेक्स क्रोमोसोम, इस तरीके के सिंड्रोम का नाम क्या है? इट इज क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज नोन एज क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो सारे सिंड्रोम आपको पढ़ने हैं। 79 के बाद आता है 80। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, द एपिथेलियम ऑफ विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल इज सराउंडेड बाय, ये रहा बाउमेन कैप्सूल, और बाउमेन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी, तो बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल में यहाँ पर जो बेटा सेल्स होती हैं, नो डाउट स्क्वेमस होती हैं, पर स्क्वेमस एपिथेलियम दे आर सराउंडेड बाय, यहाँ पर से ही बेटा कुछ और स्पेशल सेल निकलती हैं। उन सेल का नाम क्या है? दे आर फिंगर लाइक सेल नोन एज पोडोसाइट्स। यस, एक और इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन के हर पार्ट को पढ़ लीजिएगा। नेफ्रॉन का बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सब कुछ पढ़ लीजिएगा बेटा। याद रखना, नेफ्रॉन से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते चल रहा हूँ। 80 के बाद आया 81। इसे देखिए, नी एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल आर, दिस इज अ नी जॉइंट और ये एक एल्बो जॉइंट है। तो नी और एल्बो जॉइंट किस तरीके के जॉइंट के एग्जाम्पल है? यस, ये मुझे बता देंगे आप लोग। 81, इट इज अ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है नी जॉइंट, और एल्बो जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ। हिंज जॉइंट वो होते हैं जो एक तरफ ओपन होते हैं, दरवाजे की तरह एक तरफ ओपन होते हैं। अब कोई ये ना कह दे कि सर हमारे यहाँ पर ऐसा दरवाजा है जो दोनों तरफ ओपन होता है। खैर, ज़्यादातर दरवाजे एक तरफ ओपन होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं हिंज जॉइंट। 81 के बाद आया हमारे पास 82 क्वेश्चन। इसे देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच में लीड टू आई इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन बाय ए इन्फेक्टेड मदर। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ करके रहने दिया है। याद रखो, इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा, मैं मानूंगा कि आपका जवाब सही है, तब जब आप इसको सही से ट्रीट करोगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होते हैं, कुछ टीचर और जवाब देंगे, कुछ और जवाब देंगे। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच में लीड टू एन आई इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन बाय इन्फेक्टेड मदर। अगर मम्मा को कोई बीमारी है तो वो मम्मा को बीमारी होने की वजह से बच्चे को आई इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसी कौन सी डिसीज है ये बताइए? क्या ये एड्स है? क्या ये गोनोरिया है? क्या ये सिफिलिस है? क्या ये क्लैमाइडियासिस है? इस क्वेश्चन के जवाब, यस, सारे लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन के जवाब मैं ढूंढना चाहता हूं। याद रहे, नो डाउट क्लैमाइडियासिस में आई इन्फेक्शन होता है, नो डाउट। एक बात और लिखो, ऑलमोस्ट हर एसटीडी में, ऑलमोस्ट एवरी एसटीडी हैव द आई इन्फेक्शन, बट क्वेश्चन पूछा गया है कि मम्मा को इन्फेक्शन है तो बच्चे को इन्फेक्शन हो। मम्मा को गोनोरिया है, गोनोरिया है मतलब मम्मा के गोनेट्स में बेटा इन्फेक्शन है, तो बच्चे की जब बर्थ हो रही होगी तो वो मम्मा के बेटा बर्थ कैनाल से पास हो रहा होगा।
यानी वेजाइना और सर्विक्स से पास हो रहा होगा, और वेजाइना और सर्विक्स से बेटा वाइट डिस्चार्ज आ रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज की वजह से गोनोरिया हो रहा है। अब उस वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जब बच्चा आ रहा होगा तो वो बेटा उसका माउथ, उसकी आंखें उस डिस्चार्ज के साथ इन्फेक्टेड हो जाएंगी। तो इसका जवाब ज्यादातर लोग क्लेमेडिया रखेंगे, लेकिन आप इसका जवाब गोनोरिया रखेंगे। याद रखना, आई इन्फेक्शन सिफिलिस में भी होता है, आई इन्फेक्शन क्लेमेडिया में भी होता है, आई इन्फेक्शन एड्स में भी होता है, लेकिन इन्फेक्टेड मदर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा गोनोरिया में है, क्योंकि गोनोरिया में वाइट डिस्चार्ज हो रहा फीमेल में। रिया शब्द ही होता है बेटा डिस्चार्ज, गोनोरिया मतलब गोनेड से डिस्चार्ज, और बेटा गोनेड से डिस्चार्ज होने की वजह से अगर बच्चे उसी समय पैदा हो रहा है और उसकी आंखों में वो इन्फेक्शन लग जाए तो इसका जवाब गोनोरिया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा, आगे बढ़ जाइए। अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड इन बोथ इंसेक्ट एंड फंजाई, इंसेक्ट और फंजाई दोनों जगह पर पाया जाता है काइटिन। काइटिन इज द प्रेजेंस ऑफ काइटिन इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई, और इंसेक्ट में बेटा उनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, और इस तरीके से इसका जवाब होगा काइटिन। एक बार काइटिन का मोनोमर पूछा गया, इसका मोनोमर होता है नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो आप लोग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। 83 के बाद आता है भाई साहब 84, द एब्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट। एप्स का मतलब ही होता है बेटा बर्ड्स, और बर्ड्स क्या है, क्या ये फैमिली है, क्या ये ऑर्डर है, ये क्लास है कि फाइलम है? जल्दी बताइए, व्हाट इज द एप्स? एप्स इज अ फैमिली और ऑर्डर और क्लास, ये क्या है? यस सर जी, एप्स एक क्लास है। ऐसे 5 क्लासेस आप लोगों ने पढ़े थे, यस रादर, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल, और सुपर क्लासेस में आपने पाइसेस पढ़ी थी। सो पाइसेस आर सुपर क्लासेस, बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल आर क्लासेस। आगे बढ़ जाइए। 84 के बाद आता है 85, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। देखिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन में टाइडल वॉल्यूम गया, और उसके बाद और कितना एक्स्ट्रा ले जा पाए, उसके बाद जो ले जा पाए इट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका कितना अमाउंट होता है 85 आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट कितना होता है जवाब दीजिए। ओके, तो इसका जवाब क्या होगा, आप सारे लोग जवाब दीजिए। 85 का जवाब होगा अबाउट 3000 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो लगभग 3000 ml होता है। ओके, 85 के बाद आता है 86, इस पे ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैविंग द ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर? मैंने बोला था ऑल द वॉर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्पंज डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, कोरल डिप्लोब्लास्टिक, फ्लैट वॉर्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। दुनिया का हर वॉर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 86 के बाद आया 87। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सिस्टमिक आर्टरीज? ये रही एल्वुलाई। एल्वुलाई के बाद यहां पर गैसियस एक्सचेंज हुआ, और गैसियस एक्सचेंज के बाद जब ये आर्टरी में गया, इन्हें बोला गया सिस्टमिक आर्टरीज। तो बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरीज में जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगी? ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 95 mm ऑफ Hg होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 40 mm Hg होगा। तो 87 क्वेश्चन का जवाब होगा फर्स्ट। याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बिना पेपर नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए उसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए। 87 के बाद आता है 88, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ या साइज की बेसिस पर कर सकते हैं। अभी देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। यस, लेंथ एक्चुअली साइज के बारे में बताता है, तो ये तो ऑलमोस्ट सही लग रहा है। स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट डिफ्यूज मोर रैपिडली, जो छोटा होगा वो उतनी तेजी से भागेगा, ये भी सही है। डीएनए कंटेनिंग जेल कैन नॉट बी स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड, क्या ये इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है।
It can be stained by the ethidium bromide. DNA fragment move towards anode in electrophoresis. ये भी सही, पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, तीसरा गलत है क्योंकि इसे स्टेन किया जा सकता है और स्टेन करने के लिए हमें इथिडियम ब्रोमाइड की जरूरत होगी और इथिडियम ब्रोमाइड को के साथ स्टेन करने के बाद ये ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड कलर के दिखाई पड़ सकते हैं। 88 के बाद आया 89, आखिरी कुछ क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड मोलस्का। देखिए ये है आर्कियोप्टेरिक्स, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, इसमें कुछ गुण है रेप्टाइल के, कुछ गुण है बर्ड के। ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड मोलस्का। एनालिडा और मोलस्का के कनेक्टिंग लिंक का नाम बताइए। इट इज नियोपेलाइना, इसे लर्न कर लीजिएगा। ये थोड़ा आउट ऑफ बेटा सिलेबस चला गया क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन हमने पुराने पेपर से उठवाया है और इस वजह से पहले कभी आया था। तो नियोपेलाइना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। सो मे बी इट इज अ यूजलेस क्वेश्चन, मे बी हो सकता है, बट ठीक है, इवोल्यूशन में पढ़ लीजिएगा। 89 के बाद 90 क्वेश्चन देखिए। A biotechnology is doing experiment on recombinant DNA technology, want to transfer foreign DNA into plant cell. आपका होस्ट सेल जो है वो प्लांट है और प्लांट में बेटा आप फॉरेन डीएनए दो मुख्य तरीके से भेज सकते हो। एक तो भेज सकते हो आप जीन गन के तरीके से, या फिर आप टीआई प्लाज्मिड से बेटा प्लांट में भेज सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के टीआई प्लाज्मिड से। तो याद रखना, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, डिसार्म पैथोजन। तो 90 क्वेश्चन का जवाब होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगर प्लांट होस्ट है तो होस्ट प्लांट है और अगर उसमें डीएनए भेजना है तो डीएनए भेजने का तरीका बेटा जीन गन हो सकता है या फिर टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। 90 के बाद आता है 91, कॉर्पस कैलोसम। ये क्या होता है? दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है, सॉरी, दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर है। इन दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर को आपस में जोड़ने वाली एक पट्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और एक चीज यहीं लिख लीजिएगा, कॉर्पस कैलोसम जनरली मैमल्स के ब्रेन में ही पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 91 का जो जवाब होगा बेटा, इट इज़ टू सेरेब्रल हेमीस्फीयर। दो सेरेब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ने के काम आ सकता है। ओके, नाउ 91 के बाद आता है 92। इस क्वेश्चन को देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आपको पता लगाने हैं। वैसोप्रोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, एलएच और इंसुलिन, इंसुलिन तो पैनक्रियाज का है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिन एसीटीएच निकल सकता है, थायरोट्रोपिन निकल सकता है, प्रोलैक्टिन निकल सकता है, ल्यूटोट्रोपिन निकल सकता है, ये चारों हार्मोन निकल सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन निकल सकता है, थायरॉक्सिन नहीं निकल सकता, सोमैटोस्टैटिन नहीं निकल सकता। तो इसका जवाब होगा बेटा सेकंड, एडिनोकार्टिकोट्रोपिन इट इज एसीटीएच, थायरोट्रोपिन इट इज टीएसएच, प्रोलैक्टिन और एलएच, ये सारे हार्मोन निकल सकते हैं बेटा, दे आर फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। वेरी गुड। एंड नाउ 92 के बाद आता है 93, आइडेंटिफाई द मिसमैच। एपिस इंडिका का हनी बी को बोलते हैं, पाइला इट इज नॉट अ पर्ल। पर्ल ऑयस्टर जो होता है वो अलग होता है, पाइला अलग है। ये स्नेल है, इट इज स्नेल। बॉम्बाइक्स मोरी इज द सिल्क मॉथ, कैरिया लैका इज अ लैक, यानी गलत है, पाइला ग्लोबोसा। ओके, इस तरीके से 93 का सेकेंड ऑप्शन गलत। नाउ 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, कोरियोनिक हार्मोन। याद रखना, क्या ये हार्मोन निकल सकते हैं? एस्ट्रोजन मुश्किल है, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा बहुत निकल सकता है, एलएच नहीं निकल सकता, एलएच तो इंटीरियर पिट्यूटरी का है। एचसीजी, एचसीएस क्या होता है आई डोंट नो, ये नहीं निकल सकता। ओके, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एचसीजी निकल सकते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, रिलैक्सिन, एचसीजी निकल सकता है। ओके, 94 का जवाब, अच्छा आई एम सॉरी, ऑक्सीटोसिन नहीं निकल सकता।
पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एस्ट्रोजन निकल सकता है, प्रोजेस्ट्रॉन निकल सकता है, एचसीजी निकल सकता है, रिलैक्सिन निकल सकता है। आंसर 4 होगा। बहुत बढ़िया जवाब। इसका 4th ऑप्शन होगा आंसर। जिन लोगों का आंसर 4 है एकदम सही है। ओके 95। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीवर। लीवर से जुड़े हुए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। लीवर लाइज इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के ठीक नीचे राइट साइड में रहने वाला है, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल, ये भी सही है। ही लीवर के अंदर हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं। ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन लीवर एंड आर फैगोसिटिक। फैगोसिटिक नहीं होता, प्रोटेक्टिव होता है, प्रोटेक्टिव। ग्लिसन्स कैप्सूल प्रोटेक्टिव होता है। और द प्लेट्स ऑफ लिवर सेल्स आर अरेंज इन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड बाय द नैरो पेरिसोनियल स्पेस डिस्क। ये एक स्पेशल बेटा स्पेस है, इनके बीच में जो बेटा स्पेस पाया जाता है बिटवीन द हिपैटोसाइट, दैट इज नोन एज स्पेस ऑफ डिस्क। एंड ये भी सही है, तो 3rd ऑप्शन गलत है, ये प्रोटेक्टिव होता है। आगे बढ़ जाइए 96। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट है, सही है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये भी सही है। और इनका टर्सरी ट्रीटमेंट केमिकल ट्रीटमेंट है। टर्सरी ट्रीटमेंट हम करते हैं एट हाउस होल्ड लेवल, या फिर जहाँ पर पानी को पोर्टेबल बनाते हैं, आरओ टेक्निक डालते हैं या क्लोरीनेशन करते हैं वगैरह करते हैं, वो केमिकल प्रोसेस होता है। तो इसमें इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। प्राइमरी इज द फिजिकल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम बीओडी कम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। टर्सरी इज अ केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही। 96 नन ऑफ दिस। नाउ द 97, इसे देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रीअब्जॉर्प्शन पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, सही है। एडीएस डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नहीं, एडीएच वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है तो यूरिन में वाटर कम जाता है, और यूरिन में वाटर कम जाता है तो डाई यूरिया नहीं होता, यानी ये डाई यूरिया के अपोज काम करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो यही गलत है, इनकरेक्ट हो गया। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंट्रोल प्लाज्मा वॉल्यूम अंडर नॉर्मल वाटर सप्लाई, नॉर्मल एडल्ट परसेंट सिक्रीट अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर, बिल्कुल सही है। नाउ आखिरी के 3 क्वेश्चन धैर्य रखिए और समझिए। यस, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फाइसेलिया का नाम क्या है? क्या है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, सही है। एडेम्सिया सी एनिमोन है, सही है। गार्गोनिया सी पेन नहीं है, सी पेन तो होता है पेन्यूटेला, तो ये गलत है। गार्गोनिया सी फैन होता है। मेंड्रेनिया को ब्रेन कोरल है, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा। यस, इनकरेक्ट में 3rd ऑप्शन हो जाएगा 98। एंड नाउ द 99, अ लार्ज मैचिंग। लार्ज मैचिंग आप एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल आए, जुरासिक टाइम पर रेप्टाइल आए, लेकिन मीजोजोइक एरा में ही बेटा रेप्टाइल डायनासोर खत्म भी हो गए, तो डायनासोर का एक्सटेंशन मीजोजोइक एरा के ट्राइएसिक पीरियड में हुआ, तो ये ऑप्शन होगा मीजोजोइक में एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। ओके ओके, तो 99 आप लोग देख रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर हो गया। इसके बाद डेवोनियन। डेवोनियन जो एरा है आपकी, इट इज अ एरा ऑफ फिश, तो याद रखना जिसमें फिश आई उसी में बेटा एम्फीबियन पैदा हुए, याद रखना। पैलियोसेन 3 इज अ 4, 3 इज अ राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट हुआ, और ऑलिगोसीन जो है बेटा 4 इज टू राइज ऑफ फर्स्ट मंकी हुआ। तो मंकी और एप ये जो पहली बार आए वो ऑलिगोसीन में आए, और इस तरीके से इसका जवाब हुआ 2nd और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन के बाद मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारा क्वेश्चन देखा, पेपर देखा। आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिसीज दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज। रेबीज कम्युनिकेबल है, वायरस से होती, चिकनगुनिया वायरस से होती, डेंगू वायरस से होती, वायरल हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है। ओके, रेबीज वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, अमीबियासिस
Rheumatoid arthritis is autoimmune disease. Rabies, chikungunya, dengue, amoebius, cancer, it is not a communicable disease. No. चिकनगुनिया, कॉमन कोल्ड, मम्स, रिमेटाइड, हार्ट डिसीज, ये भी बेटा कम्युनिकेबल नहीं है. तो आपको कम्युनिकेबल डिसीज का जो ग्रुप मिलेगा, इट इज द फर्स्ट ग्रुप ओनली. दिस इज द फर्स्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है. सो इट वॉज वेरी गुड, मुझे बड़ा मजा आया. अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो. क्वेश्चन पूछ रहा हूं. तो ये पहला पेपर था जो मैंने थोड़ा इजी रखा था. इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेपर, इसका मतलब है इस जोन के बाद अब दूसरे जोन से क्वेश्चन आएंगे, तीसरे जोन से क्वेश्चन आएंगे. इतना आपने साथ दिया पूरे साल, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है. इन 400 क्वेश्चन को और भी अच्छे तरीके से करिए और प्रॉमिस करिए कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. और पीडीएफ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसी वीडियो के साथ अटैच करा दूंगा. डिस्क्रिप्शन अटैच हो गई है, अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि बेटा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन के साथ, यानी ये अटैच्ड है, पिंग कर चुके हैं. तो आप लोग यहीं से पीडीएफ उठा लीजिएगा, मेरे से मत लीजिएगा. तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा. इस नंबर पे बता सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है. और बताइएगा और क्या क्या चाहते हैं, कैसा करना चाह रहे हैं. एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा मज़ा आया. पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा. इस समय पर नया पढ़ने का समय नहीं है, कहीं और आने जाने का समय नहीं है, कहीं दूर जाने का समय नहीं है. घर को छोड़कर किसी, मैं भी क्लास बुलाऊं मत जाइए, अपने घर में बैठिए और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए. रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, नया मत पढ़िएगा. जो भी डाउट हो बता दीजिएगा, उनको भी कर लिया जाएगा. और ये सब टेलीफोनिक करिए, घर को छोड़िए मत. जो लोग इस समय मूव कर रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, इस साल की तैयारी नहीं कर रहे. टेक केयर, गुड लक, बाय बाय.